Hello friends, welcome back to another class of hematology. Today we will understand the standard operating procedure for collection of specimen in hematology lab. आज हम समझेंगे कि ब्लड कलेक्शन कैसे किया जाता है हेमेटोलॉजी लैब के अंदर में और क्या क्या प्रोसीजर्स हैं उसके, क्या मटेरियल रिक्वायर्ड हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। कलेक्शन स्पेसिमेन इन हेमेटोलॉजी। इंट्रोडक्शन की बात कर लें सबसे पहले कि कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन बेसिकली हेमेटोलॉजी में क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है। तो यहाँ जब हम कोई भी स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं किसी पेशेंट का, सपोज 4-5 लॉट में पेशेंट्स आ रखे हैं और एक लॉट में 20 से 25 लोग हैं जिनको टेस्ट कराना है, तो कोई मिस्टेक ना हो, किसी का सैंपल किसी और के साथ मैच ना हो जाए, तो उसके लिए एक प्रॉपर स्टेप, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जिसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं। इस प्रोसीजर के अंदर हम पेशेंट के साथ कैसे डील कर रहे हैं, हम क्या ब्लड सैंपल टाइप ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्या टेस्ट उसमें परफॉर्म करना है, किस टाइप का कलेक्शन होना चाहिए, क्या मेथड उसके लिए अप्लाई करना है, ये बहुत ही बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट हो जाता है रिगार्डिंग द ब्लड एक्सेप्टेशन एंड रिजेक्शन। जैसे ब्लड जो है या कोई भी सैंपल, मैं खाली ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ, एनी सैंपल इन हेमेटोलॉजी लैब अगर वो रिजेक्ट होगा या सिलेक्ट होगा, वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है कि उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ कलेक्शन क्या रहा है। अगर सपोज़ किसी का ब्लड सैंपल हिमोलाइज हो गया है, तो इसका मतलब उसका जो कलेक्शन प्रोसीजर था वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो हिमोलाइज हो गया। तो इसमें हमारे में कलेक्शन में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कि स्पेसिमेन कलेक्शन में 3 टाइप से हम लोग ब्लड सैंपल के बारे में यहाँ समझेंगे कि कैसे 3 टाइप के ब्लड सैंपल हमारे बॉडी से कलेक्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहला होता है वेनस ब्लड। वेनस ब्लड की मैं बात करूँ तो आपके बॉडी में जो वेन्स है जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई होता है, कहाँ से, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू लंग्स, यानी हार्ट पंप करता है आपके पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में जितने ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, मसल्स, टिश्यू, सबसे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जिसे कहा जाता है वो आपके वेनस ब्लड में मिलता है, और वो वेनस ब्लड कहाँ जाता है, आपके लंग्स में जाता है। तो दैट इज़ योर वेनस ब्लड। उसके बाद आता है आर्टरी ब्लड। आर्टरी ब्लड मीन्स मतलब जो ब्लड ऑक्सीजन से कंप्लीट बॉडी पार्ट में सर्कुलेट कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन उसने एल्वेलाइज में पास ऑन करके ऑक्सीजन फिल किया अपने ब्लड में एरिया में, उसके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यानी रिच इन O2 गैस, यानी जो ब्लड रिच होगा O2 गैस में दैट इज़ योर आर्टेरियल ब्लड, और जो ब्लड आपका रिच होगा CO2 गैस में दैट इज़ योर वेन ब्लड। ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन है कि आर्टेरियल और ब्लड में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका कैपिलरी ब्लड। कैपिलरी ब्लड में न्यूट्रल रहता है, ऐसा कोई नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगा, दैट इज़ ऑल सेम। अगर मैं वेरियस ब्लड कलेक्शन की बात करूं कि कहाँ कहाँ आप ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हॉस्पिटल में कलेक्शन एरिया होता है। जो फ्लैबॉटमिस्ट है वो मेजर रोल इम्पॉर्टेंट यहाँ एक टर्म यूज़ करी जा रही है, फ्लैबॉटमिस्ट, दैट इज़ अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू कलेक्ट योर ब्लड, यानी वो इंसान जो आपका ब्लड कलेक्ट करेगा वो उसको स्पेसिफिक टर्म जो दी गई है मेडिकल में वो दी गई है फ्लैबॉटमिस्ट की। अगर मैं वेनस ब्लड की बात करूं तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन रिक्वायर्ड ब्लड सैंपल, वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड, द मेजॉरिटी ऑफ रूटीन टेस्ट आर परफॉर्म्ड, दिस इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द वेन। यानी वेनस ब्लड क्या है, आपका सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो ब्लड आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है वो आपका वेनस ब्लड होता है। दूसरी चीज़ कि मैक्सिमम आपके रूटीन टेस्ट, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे वो हेमेटोलॉजी हो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड हो, अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ी है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्ट है जो परफॉर्म किए जाते हैं रूटीन बेसिस पे वो आपका वेनस ब्लड से ही परफॉर्म किया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी आप 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 50 ml तक यहाँ से ब्लड जो है वो आप ले सकते हो। दूसरी चीज़, जो ब्लड डोनेट किया जाता है वो भी वेन के थ्रू ही किया जाता है, आर्टरी के थ्रू कभी भी ब्लड डोनेट नहीं किया जाता। यानी आपका ब्लड जो आप डोनेट करते हो एट अ टाइम ऑफ डोनेशन, डोनर जिसे हम कहते हैं कि हम डोनर हैं, मैं एक ब्लड डोनर हूँ, तो जब मेरे बॉडी से ब्लड लिया जाएगा दैट इज़ द वेन ब्लड, नॉट अ आर्टीरियल ब्लड। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई अब आर्टीरियल ब्लड क्या है, तो सेम एज आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक टेस्ट की मैं बात करूं तो ABG, आर्टीरियल ब्लड गैस, एक टेस्ट होता है जो आर्टीरियल ब्लड से ही किया जाता है, और सीनियर टेक्नीशियन जो है वो ब्लड इसका कलेक्ट करते हैं। दोनों तीनों कलेक्शन का, कैपिलरी ब्लड इंक्लूडिंग का, प्रोसीजर अलग अलग है। आप वेन पंचर परफॉर्म करेंगे तो उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अलग होगा, आप आर्टेरियल पंचर करेंगे तो उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अलग होगा, और कैपिलरी का भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अलग होगा। अगर मैं अमाउंट
के बेसिस पे डिफरेंशिएट करूं तो आर्टीरियल और वेन में हम लार्ज अमाउंट ले सकते हैं ब्लड का, लेकिन वही कैपिलरी में हम लार्ज अमाउंट नहीं ले सकते। मैक्सिमम 1, 2 और 5 ml तक हम कैपिलरी ब्लड ले सकते हैं। 5 ml भी मैं बहुत एक्सट्रीमली केस में बोल रहा हूँ, जब बिल्कुल भी वेन में ब्लड नहीं आ रहा है तो कैपिलरी से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा ml कैपिलरी हम ब्लड लेते हैं वो 1 ml तक ही कलेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कैपिलरी ब्लड की तो वो ह्यूमिलाइज होने लगता है, क्लॉट होने लगता है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है जब आप कैपिलरी ब्लड लार्ज अमाउंट में लेने की कोशिश करते हैं उस केस में। अगर मैं साइट की बात करूं कि कौन से साइट में आपका जो कैपिलरी ब्लड है या वेन ब्लड है वो लिया जाता है, तो सबसे पहले मैं वेनस ब्लड की साइट की बात कर लूँ। तो अगर मैं आपके आर्म की बात करूं, ये जो मेरा आर्म आप देख पा रहे हैं ईजिली, तो यहाँ पे आपका ये मिडल क्वाइटल फोसा, इसको कहते हैं मिडल क्वाइटल फोसा और मिडल क्वाइटल एरिया। ये आपका मिडल क्वाइटल फोसा यानी आपके सीधा कहाँ होता है, इस नी जॉइंट के पास होता है। यहाँ पे आपकी 3 स्पेसिफिक वेन रहती है जो कि बैसिलस, सिफेलिक और मिडल क्वाइटल के नाम से जानी जाती है। ये तीनों वेन से आप ब्लड ले सकते हैं, आपके आर्म के तरफ से आ रही होती है। अगर मैं बात करूँ कि सिफेलिक वेन किधर है और मिडल क्वाइटल और बेसिक वेन किधर है, तो बेसिक जो है वो मिडल में रहती है। सिफेलिक की मैं बात करूं कि वो आपकी थंब के एरिया के साइड में सिफेलिक रहेगी, और बैसिलस इधर रहेगी, सिफेलिक आपका इस तरफ रहेगा, यानी जो स्मॉल फिंगर है उस तरफ आपका क्या है, बैसिलस वेन है। थंब जो है उस तरफ आपका सिफेलिक वेन है, और बीच में जो आती है दैट इज़ योर मिडल क्वाइटल वेन। तो ये 3 वेन है। याद करने का सबसे आसान तरीका है कौन सा है, थंब के साइड में आपका कौन सी है, सिफेलिक वेन है। लिटिल फिंगर के साइड में आपकी कौन सी होगी, बैसिलस वेन होगी, और बिल्कुल सेंटर में आपकी कौन सी वेन होगी, दैट इज़ योर मिडल क्वाइटल। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहीं से वो वेन आ रही है, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर मिडल क्वाइटल फोसा की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर हम आगे बात करें, अब आगे आते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड पे। तो मटेरियल रिक्वायर्ड में हमें क्या क्या चीज़ें वेन पंचर के लिए चाहिए होगी। तो सबसे पहला आपका टॉर्निक्विट है, जिसे हम बाइंडर के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पे इसको आप टाइट करेंगे तो यहाँ की वेन्स जो है प्रोमिनेंट हो जाएगी। प्रोमिनेंट का मतलब हल्का सा उभर के बाहर आपको नजर आएंगी। दूसरा आपको वैक्यूटेना चाहिए या सिरिंज चाहिए होगी, आप जो ब्लड कलेक्ट करेंगे। अल्कोहल स्वैब चाहिए होगा, ड्राई स्वैब चाहिए होगा, निडल चाहिए होगी अगर आप सिरिंज यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में भी। जो गेज है वो 22 से 24 गेज के अराउंड की निडल रहती है आपकी। उसके बाद आपका बैंडेज वगैरह चाहिए होगा, और कुछ ज्योमेट्री आइटम्स जिस पे आप लेबलिंग करेंगे, जैसे मार्कर है या पेंसिल है एंड ऑल। साथ ही साथ में आपका कलेक्शन ट्यूब चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यानी मटेरियल रिक्वायर्ड में जो मेजर मटेरियल रिक्वायर्ड है, सबसे पहला आपका टॉर्निक्विट है, वैक्यूटेनर है, अल्कोहल स्वैब्स है, सिरिंज है, निडल है, एब्सोल्यूट अल्कोहल या 70% अल्कोहल है, और आपका बैंडेज या सॉरी फॉर द ब्रेक। प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से आप जो ब्लड कलेक्शन है वो स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाएंगे। अगर वो सिटिंग पोजीशन में अटेंड कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसे लेटा भी सकते हैं बेड पे। उसके बाद आप एरिया सेलेक्ट करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जैसे आपने कैपिलरी पंचर में मैंने आपको बताया था कि हमेशा जब भी कैपिलरी पंचर करते हैं तो आपकी मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर से करते हैं। उसका रीज़न भी मैं आज बताऊंगा एग्जैक्टली क्या रीज़न है। आपका कलेक्शन में हमेशा नॉन वर्किंग हैंड आपको देखना होता है। नॉन वर्किंग हैंड इसलिए कहा जाता है कि इन केस अगर कोई एक्सीडेंट होता है आपका ब्लड कलेक्ट करते वक्त, तो वो नॉन वर्किंग हैंड में होने की वजह से क्या होगा कि पर्सन अपना रूटीन वर्क थोड़ा बहुत फॉलो कर पाएगा। अगर आप वर्किंग हैंड में पंचर कर देंगे और एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में वो रूटीन वर्क भी अपना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप पेशेंट को ले डाउन अच्छी से एनाटॉमिकल पोजीशन में रखेंगे, या सिटिंग पोजीशन आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन में होगी। सिटिंग पोजीशन का मैं कहूँ तो इस तरीके से रिलैक्स पोजीशन में सिटिंग पोजीशन कही जाती है। हाथ जो है आपका इस तरीके से स्ट्रेट रहता है, यहाँ आपका एक सपोर्ट रहेगा, नीचे चेयर के साथ एक अटैचमेंट रहती है, रेस्ट हैंड रेस्ट रहता है, उसके ऊपर हाथ रहेगा। फिर उसके बाद आप एरिया सेलेक्ट करेंगे। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर एरिया को स्टेलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट स्वैब और 70% अल्कोहल स्वैब। क्लीन करने के बाद याद रखिएगा कि आप बार बार उसको फील ना करें, वेन फील करेंगे। एक बार आपने क्लीन कर दिया, उसके बाद आप वेन फील करेंगे। वेन फील करने के बाद अगर आपको वेन वैसे नॉर्मली फील नहीं हो रही है तो आप टॉर्निक्विट अप्लाई करेंगे। टॉर्निक्विट अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, फिस्ट उसका प्रिपेयर करना है। फिस्ट बनाने का तरीका है कि आप पहले सारे फिंगर्स को फोल्ड कराएंगे, थंब जो है वो आपका ऊपर से इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ये फिस्ट का गलत तरीका है। एग्जैक्ट तरीका क्या है, पहले आपका थंब अंदर जाएगा,
और उसके बाद आपका जो फिस्ट है, ये फिस्ट आपका प्रॉपर फिस्टिंग का पोजीशन है जब आप ब्लड कलेक्ट कर रहे होते हैं। और इस फिस्टिंग पोजीशन में ही आप यहाँ पे टॉर्निकेट अप्लाई करेंगे। टॉर्निकेट अप्लाई करने के बाद ये मिडल कोएटल एरिया में आप वेन को फील करेंगे। अगर फील नहीं होती है तो आपको टैप करना है, हल्का सा इस तरीके से टैपिंग होती है। या अगर तब भी फील नहीं हो रहा है तो एक बार आप ये मूवमेंट, रिलैक्सेशन और एरेक्शन आप कराएंगे। उसके बाद जब आपको वेन फील हो जाएगी तो एक बार आपको स्टेरलाइज करना है। स्टेरलाइज करने का तरीका है आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको फॉलो करना है। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज कैसे कहा गया, तो आपके हाथ में एक कॉटन स्वैब है, दैट इज योर स्ट्रिप स्वैब। आप उसको एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से या क्लॉकवाइज इस तरीके से आप मूव करेंगे। वहां पे रब नहीं करना है, इस तरीके कोई स्क्रैचिंग नहीं करनी है, या इस तरीके से भी क्लीन नहीं करना है। आप आइदर क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें। क्लीन करने के बाद याद रखें कि आप ये जो प्रोसीजर है ये बहुत लंबा नहीं लेना है। आपको क्लीन करना है, आपको अपनी सिरिंज वगैरह प्रिपेयर्ड रखनी है। उसके बाद जब आपने एक बार क्लीन कर लिया, टॉर्निकेट अप्लाई कर लिया था, फील कर लिया था, उसके बाद जब आपने स्टेरलाइज कर लिया तो दोबारा उसको आपको वेन को फील नहीं करना है। जिस डायरेक्शन में आपकी वेन आपको फील हुई है, सपोज आपकी डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से फील हुई है, तो निडल की पोजीशन उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन है कि अगर आप वेन की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में निडल लेके जाएंगे तो वो वेन को क्रॉस कर जाएगी, यानी आर पार कर जाएगी। आपने फील कर लिया, सिरिंज को प्रिक करना है। प्रिक करने के बाद आपने ड्रॉ करना है ब्लड सैंपल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट वॉल्यूम, जितना आपको रिक्वायर्ड है टेस्ट के अकॉर्डिंगली उतना आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिस्ट, सबसे पहले ये फिस्ट आप ओपन कराएंगे, टॉर्निकेट खोलेंगे। सिरिंज का नीडल अभी भी वही है, आपको पोजीशन होल्ड करके रखनी है यहाँ पे। जल्दी मैं इसकी प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ब्लड कलेक्ट किया जाता है, आपके दोनों हाथों से आप कैसे वर्क करते हो ब्लड कलेक्ट करते वक्त। उसके बाद आपको निडल को निकालना है, यहाँ ड्राई कॉटन रखना है और हाथ को इस तरीके से फोल्ड करा देना है। याद रहे अगर काफ में कुछ टाइट पहना हुआ है तो उसको लूज करवा दें या रिमूव करवा दें पेशेंट का, क्योंकि उससे क्या होगा, जो प्रेशर है वो नहीं क्रिएट होगा हाथ फोल्ड करने पे। ब्लड सैंपल अगर आप सिरिंज में कलेक्ट कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ या अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप वैक्यूम ट्रेनर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली वाइल में कलेक्ट कर सकते हैं। याद रखें ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी एक टॉपिक आएगा, इसी के बाद का वो टॉपिक होगा जिसमें आप समझ पाएंगे कि पहले किस कलेक्शन वाइल में आपको वो सैंपल लेना है और लास्ट में किस कलेक्शन वाइल में आपको सैंपल लेना होता है। अगर मैं बात करूं एडवांटेज की कि वेन पंचर का एडवांटेज क्या क्या है, यहाँ पे यही था आपका वेन पंचर का प्रोसीजर। सबसे पहले आपने एरिया सेलेक्ट किया, देन टॉर्निकेट अप्लाई किया, वेन को फील किया, स्टेरलाइज किया, सिरिंज रेडी करी आपने या वैक्यूम ट्रेनर रेडी किया, आपने प्रिक किया वेन में और ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद आपने फिस्ट को ओपन करवाया, टॉर्निकेट ओपन करवाया, कॉटन स्वैब रख के आपने उसको फोल्ड करा दिया, पेशेंट को ऑब्जर्व किया 2 मिनट के लिए, आपका कलेक्शन वहीं पे पूरा हो गया। उसके बाद आपका ट्रांसफर का पार्ट आता है, यानी आप सिरिंज से या वैक्यूम से जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं वाइल्स में ब्लड, और उस पर लेबलिंग आपने की है कि क्या टेस्ट का वो वाइल कोड है या जो भी कोडिंग अकॉर्डिंग टू लेबोरेटरी जो आपने मेजर करनी है वो सारा मेंशन करके उसमें, और आप उसे लैब में ट्रांसफर करने के लिए जो बॉक्स से आप तैयार कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ वेन पंचर की। तो एडवांटेज में क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ आप ब्लड इसको कलेक्ट कर सकते हो, बहुत इजी है कलेक्शन करना वेनिंग पंचर का, बहुत इजीली विजिबल हो जाती है वेन। आप स्किन पंचर के अगर कंपैरिजन में मैं बोलूँ तो वेन पंचर बहुत ही इजी है कि आप लार्ज अमाउंट के साथ साथ में वैरायटी ऑफ टेस्ट, रूटीन टेस्ट जो है आप इस वेन ब्लड कलेक्शन से परफॉर्म कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो थोड़ा सा प्रोसीजर लेंदी होता है इसका। लेंदी प्रोसीजर का रीज़न है कि कई बार ऐसा पेशेंट आता है जहां वेन फील नहीं हो पाती है, तो आपको दूसरी एरिया में फील करनी होती है। अलग अलग एरिया है आपका, यहाँ ये वाला एरिया है आपका, ये एरिया हो गया, और आपके लेग्स में भी कई बार अगर ब्लड किसी को चढ़ रहा है तो हाथ से नहीं, उस केस में हम लेग्स में एंकल के पास फील करके ब्लड लेते हैं। तो अलग अलग एरिया से आप ले सकते हो, तो थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। टेक्निक की बात करूं तो छोटे बच्चों में जो इन्फेंट्स हैं या जो जस्ट बॉर्न बेबी हैं, उनके केस में आप वेन पंचर इतना ईजिली नहीं कर पाते हैं, उतने में आपको कैपिलरी पंचर ही परफॉर्म करना पड़ता है, और या फिर दूसरा बटरफ्लाई निडल के थ्रू आप परफॉर्म भी करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली हिलते हैं या सिरिंज से देख के डरने लगते हैं, तो वो अपना हाथ या पैर जहाँ भी आप कलेक्ट कर रहे हैं एरिया में, हाथ से अगर कलेक्ट कर रहे हैं आर्म से सेम एज, तो ये बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, डर के मारे इसको टाइट कर लेंगे बिल्कुल, तो पेन और ज़्यादा
जो वहाँ पे पर्सन है, पेशेंट है, उसको फील होता है। और अटेंडेंट भी कई बार थोड़ी दिक्कत कर देते हैं, नो डाउट। जो छोटे बच्चे हैं उनके अगर कोई अटेंडेंट होता है, बच्चा रो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभार ऐसा, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है। तो थोड़ा सा इस मामले में जो वेन पंचर का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं कि वेन पंचर में प्रिकॉशन, तो एरिया मस्ट बी थॉरोली क्लीन्ड। मतलब जो आपका एरिया है, सपोज मैंने ये मिडिल वाइटल फोसा है तो ये प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। टॉर्निकेट शुड बी लेफ्ट एट प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी आपका जो टॉर्निकेट है वो ज़्यादा लंबे समय पर आपको बांध के नहीं रखना है, अवॉइड करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसके बाद मैं बात करूँ तो जो पंचर साइट है, कोशिश करनी है कि एक बार में ही उस पर्टिकुलर साइट को आप फील करके एग्जैक्ट कंफर्टेबल होके, मतलब कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ 100% यहाँ से ब्लड हम ले सकते हैं, एक बार में पंचर करना होता है। नहीं तो क्या होगा कि पेशेंट भी जल्दी ब्लड नहीं देगा और आपके लिए भी थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रहेगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसफ़र का जो टाइम पीरियड है, सपोज मैं निडल से अगर ले रहा हूँ तो 5 ml की निडल से ही मैं ले पाऊँगा, इससे ज़्यादा 10 ml 20 ml हम लोग डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहाँ 5 ml की निडल से ही आप ईजिली हैंड से मूव कर सकते हो, क्योंकि आपकी ये 2 फिंगर और थंब से ही आप पिस्टन जो है सिरिंज का उसको मूव कर रहे होते हो। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो ट्रांसफ़र वाला टाइम है वो कम से कम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो ब्लड सैंपल है वो क्लॉट हो जाएगा। दूसरा, जब हम सिरिंज को डिस्कार्ड कर रहे होते हैं, निडल स्पेशली, तो उस टाइम पे क्या होता है, बर्न करते हैं हम उस निडल के पार्ट को, तो कभी कभार क्या होता है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है हीट होने की वजह से, और वो क्लॉटिंग जो है वो पूरे सिरिंज में बहुत जल्दी इफेक्टिवली फैल जाती है, हिमोलाइज होने लगता है सैंपल। तो ये जो प्रिकॉशंस हैं हमें हमेशा रखनी पड़ती हैं। डिसएडवांटेज आप इसमें जान चुके हैं वेन पंचर का। और अब आते हैं दूसरे स्टेप पे, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। बात करते हैं कैपिलरी ब्लड कलेक्शन की। तो कैपिलरी ब्लड कलेक्शन क्या है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक स्मॉल छोटे अमाउंट के लिए किया जाता है, लार्ज अमाउंट के लिए आप इसको नहीं कर सकते हैं। आइदर आपका एरिया अगर मैं बोलूँ तो आपका टो हिल जो है, ईयर प्लग्स हैं, फिंगर है, ईयर लोब्स हैं, ये जो ईयर पल्प जिसे बोलते हैं वो है, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो, जो कि कैपिलरी ब्लीडिंग टाइम में, अगर आपने वो वीडियो देखी हो मेरी ब्लीडिंग टाइम की तो आप देख सकते हो। ब्लीडिंग टाइम में मैंने बताया था कि आपका ईयर जो पल्प और लोब है वो कैसे आप यूज़ करते हो ब्लीडिंग टाइम टेस्ट के लिए। तो कैपिलरी पंचर इन्हीं साइड एरिया से किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। अगर साइट ऑफ पंचर की बात करूँ तो एडल्ट और चिल्ड्रन में, मतलब जो बड़े लोग हैं और जो चिल्ड्रन हैं, उनमें आप क्या करते हो, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर ऑफ नॉन वर्किंग हैंड को आप लेते हो, और साथ ही साथ में आप ईयर लोब ले सकते हो। ईयर लोब मतलब दिस पार्ट, दिस इज़ योर ईयर लोब। पूरा ईयर नहीं, सिर्फ नीचे का ये जो हल्का सा रहता है स्किनी एरिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और इन्फेंट की बात करें तो उसमें हम टो हिल, यानी जो एडी का मतलब पैर के एडी का जो पार्ट होता है, मैं हाथ में दिखा रहा हूँ लेकिन जो पैर की एडी का पार्ट होता है उसमें वहाँ से आप ब्लड कलेक्ट करते हो। मटेरियल रिक्वायर्ड की बात कर लें तो यहाँ पे आपको कॉटन स्वैब और गॉज चाहिए होगा, 70% अल्कोहल चाहिए होगा, लेंसेट चाहिए होगा या निडल चाहिए होगी, और साथ ही साथ में माइक्रो ट्यूब्स चाहिए होंगी जिसमें आप प्रॉपरली वो कलेक्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू टेस्ट प्रोसीजर। अगर हम प्रोसीजर की बात करें कि कैपिलरी पंचर किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, उससे पहले मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि वाई वी सेलेक्ट मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, मतलब हम ये 2 फिंगर ही क्यों सेलेक्ट करते हैं, हम फर्स्ट फिंगर या लास्ट फिंगर या थंब से क्यों नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो 2 फिंगर की वेन है ये डायरेक्टली आपके आर्म के साथ कनेक्टेड नहीं रहती है। पहला रीज़न, सबसे पहला रीज़न है कि ये जो वेन है ये डायरेक्टली आपके फुल आर्म के साथ कनेक्टेड नहीं रहती है, इनडायरेक्टली रहती है। तो इन केस अगर कोई पंचर करते वक्त एक्सीडेंट होता है तो आपका इमीडिएटली आर्म पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वहीं अगर आप फर्स्ट फिंगर या कहते हैं लास्ट फिंगर या थंब से अगर आप करते हैं, इन 3 में से किसी में भी एक में करते हैं, तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपके आर्म पे पड़ सकता है, यानी हो सकता है आर्म की मूवमेंट रुक जाए या कोई अदर एक्सीडेंट कॉज हो सकता है। तो ये रीज़न है आपका मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर सेलेक्ट करने का। अब अगर बात कर लेते हैं प्रोसीजर की कि भाई किस तरीके से जो है कैपिलरी पंचर परफॉर्म किया जाता है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको फिंगर्स से कैसे लिया जाता है आपका। तो आप सबसे पहले साइड्स को सिलेक्ट करेंगे, जैसे आपने वेन पंचर में किया था वैसे ही आपने साइड सेलेक्ट कर लिया। सपोज हम मिडिल फिंगर से ले रहे हैं तो हमने मिडिल फिंगर का साइड जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप इसको सेम एज आपके स्प्रिट स्वैब या अल्कोहल स्वैब से आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज
आप उसको क्लीन करोगे, स्टरलाइज करोगे। स्टरलाइज करने के बाद आप उसको थोड़ा सा ड्राई करोगे। ध्यान रखना कभी भी ड्राई जो है वो ये प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, नहीं ब्लो नहीं करना है आपको, मुंह से कभी ब्लो नहीं करना है आपको, हाथ से इस तरीके से आपको क्या करना है, एयर का फ्लो करना है जिससे वो ड्राई हो जाए। उसके बाद या स्वैब में अगर आपने स्प्रेट या जो भी लिया हुआ है जो स्टरलाइजेशन केमिकल लिया हुआ है उसको क्या करना है, अच्छी से स्क्वीज़ करके उस कॉटन से रिमूव कर देना है। या आजकल तो रेडीमेड आपकी स्प्रिट स्वैब्स भी आती हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप उसको ईजिली रिमूव करके उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको लेंसेट के हेल्प से आपको प्रिक करना है। एरिया को प्रिक करते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप किसी का प्रिक कर रहे होते हैं तो जो पोजीशन है, फिंगर पोजीशन, अगर अब मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ तो एक से आपकी फिंगर लॉक रहेगी, थंब नीचे रहेगा, और जो आपका हाथ फ्री है उससे आप यहाँ प्रिक करेंगे। ठीक है, तो जब आप ये एरिया जब आप यहाँ प्रिक करेंगे इस पर, तो आपका जो ब्लड है वो ईजिली बाहर आएगा। और अकॉर्डिंग टू टेस्ट फिर आप उसको कलेक्ट करेंगे। अगर आप मैनुअली एचबी कर रहे हैं सहालीज मेथड से तो 20 माइक्रोलीटर, मैनुअली आप आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट कर रहे हैं तो भी आप 20 माइक्रोलीटर ब्लड से आप स्लाइड बना सकते हैं। ब्लड ग्रुप कर रहे हैं तो 3 ड्रॉप आपको ब्लड चाहिए होता है। वहाँ आप देख सकते हो आपका क्लॉटिंग टाइम कैपिलरी पंचर से किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं कैपिलरी पंचर से, आप वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन याद रहे स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड हम कभी भी कैपिलरी पंचर से नहीं लेते हैं। अब एडवांटेज ऑफ कैपिलरी ब्लड की मैं बात कर लूँ तो सबसे पहला क्या है, ऑब्टेन विद ईयर्स, मतलब आपके कान से भी ब्लड लिया जा सकता है, तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। स्पेसिमेन जो ब्लड फिल्म है, और सिंस कोई भी इसमें एंटी कोगुलेंट आप यूज़ नहीं कर सकते कैपिलरी में। कई बार मैंने देखा है कि जैसे आप अगर कैपिलरी ब्लड, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये एक खुद का मेरा किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। कैपिलरी ब्लड लेके मैंने लैब में कोशिश किया कि मैं उसमें EDTA में मिक्स करके देखता हूँ कि क्या चेंजेस आता है। तो कैपिलरी ब्लड बहुत स्मॉल अमाउंट होने की वजह से डाइल्यूशन जो है वो उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो वेस्ट हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ये स्पेसिमेन जो है वो रेडी टू यूज़ होता है, मतलब आपने कलेक्ट किया और इमीडिएटली विद इन 60 to 90 सेकेंड्स आपको टेस्ट परफॉर्म करना है, यानी उसको मिक्स कर देना है उस टेस्ट के रिएजेंट के साथ जिसमें आपको वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। आप ब्लड ग्रुप लगाने जा रहे हो, आप HB लगाने जा रहे हो विद सहालीज मेथड, या आप कोई स्लाइड बनाने जा रहे हो तो इमीडिएटली आपको फिल्म बनानी है। आप मैनुअली RBC WBC या प्लेटलेट काउंट कर रहे हैं तो इमीडिएटली आपको डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ उसको मिक्स करना है। अगर आप प्रिक करके सपोज कोई कार्ड टेस्ट लगाने जा रहे हैं अगर, तो इमीडिएटली आपको उसे कार्ड पे पोर करके और बफर सॉल्यूशन के साथ आपको ऐड ऑन करना है, जिसमें होल ब्लड की ज़रूरत होती है अगर कार्ड में, तो उस केस में मैं बता रहा हूँ। वैसे तो नॉर्मली आपका प्लाज्मा सीरम से ही लगता है जितने भी कार्ड टेस्ट हैं। अगर मैं डिसएडवांटेज ऑफ कैपिलरी ब्लड बताऊं तो सबसे पहला तो यही है कि एक स्मॉल अमाउंट में आपका कैपिलरी ब्लड जो है वो कलेक्ट किया जाता है। प्लेटलेट काउंट जो है वो स्पेसिफिक आप कैपिलरी ब्लड से 100% एक्यूरेट आपका प्लेटलेट काउंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक में अगर किसी बच्चे ने कैपिलरी कॉलेज स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कॉलेज स्टूडेंट ने अगर कैपिलरी पंचर करके और उससे प्लेटलेट काउंट करने की कोशिश की है तो मैं आपको बता दूं आपका काउंटिंग ज़रूरी नहीं है कि 100% करेक्ट है, तो वो जो काउंटिंग है वो प्रॉपरली नहीं आ पाती है। बाकी आपके जो टेस्ट हैं, जो रूटीन टेस्ट हैं, जिसमें 10-20 माइक्रोलीटर ब्लड सैंपल चाहिए होता है वो ज़रूर आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं इसमें प्रिवेंशन की बात करूं, कैपिलरी पंचर के प्रिवेंशन की, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कैपिलरी पंचर का प्रिवेंशन करना। उसका रीज़न है कि जब कभी भी आप कैपिलरी पंचर परफॉर्म कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा एरिया एक्सपोज कर रहा है, और साथ ही साथ में स्मॉल अमाउंट में होने की वजह से आप जब उसको स्क्वीज़ करते हैं, लार्ज अमाउंट लेने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा पेन यानी इन्फ्लामेशन वहाँ देखने को मिल सकती है। तो आपको हमेशा श्योरिटी रखनी है कि जो निडल या जो आप लैंसेट यूज़ कर रहे हैं वो स्टरलाइज हो, सिंगल यूज़ हो, और आप उसको ओपन करके किसी ओपन एनवायरनमेंट टेबल पे ना रखें। बहुत स्मूथ और अच्छी क्वालिटी की निडल आप यूज़ करें, कोई बेकार क्वालिटी की स्टील की कोई निडल ना यूज़ करें, जो एक्यूरेट क्वालिटीज़ आती हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ हैं वो यूज़ करें। प्रिक जो है वो याद रखें, हमेशा लैंसेट से किया हुआ प्रिक
आपका 0.3 mm का होना चाहिए, 0.3 mm से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, या 3 mm तक का आप पॉइंट प्रिक कर सकते हैं। मतलब 1 to 3 mm का प्रिक होना चाहिए, 3 mm से ज़्यादा का प्रिक आपका नहीं होना चाहिए। 3 mm से अगर ज़्यादा प्रिक होता है तो एक्सीडेंट के केसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, कोई भी टॉक्सिक आसपास में कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट या टॉक्सिक गैस या टॉक्सिक केमिकल नहीं होना चाहिए जो आपके एनवायरनमेंट में एक्सपोज होके आपके वहाँ पे डिपॉजिट, मतलब मॉइस्चर, जैसे मॉइस्चर रहता है वैसे मॉइस्चर के फॉर्म में कोई एरिया में ना हो। और कोशिश करना है कि उसको इमीडिएटली आप कवर करके और उसको बैंडेड या बैंडेज से उसको कवर करें। तो ये था आपका कलेक्शन ऑफ ब्लड स्पेसिमेन इन हेमेटोलॉजी, द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर इस लेक्चर को आपने ध्यान से समझा है तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप दे सकते हैं, जो कि है आपका हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर में ब्लड सैंपल किस तरीके से काउंट किया जाता है, यानी व्हाट आर द सोर्स ऑफ ब्लड कलेक्शन, ब्लड सैंपल कलेक्शन इन हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। दूसरी मैं बात करूं तो टाइप ऑफ कलेक्शन आप बता सकते हैं, कुछ आप इंस्ट्रूमेंटेशंस के नाम इसमें बता सकते हैं। पढ़ते रहिए। थैंक यू।